नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, परंतु पहले वही दो शब्द। तो अपन पहले कौन से शब्द देखते हैं? पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं। तो आज भी आपके सामने दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कौन कौन से? अपेंडिक्स। क्या होता है अपेंडिक्स? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो परिशिष्ट। परिशिष्ट। अब ये परिशिष्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा भाग जहां पर जोड़ दिया जाता है। अब पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, राजनीति विज्ञान में अक्सर है वो कोई भी एक्स्ट्रा भाग जोड़ दिया जाता है तो उसके लिए अपेंडिक्स शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, एक्स्ट्रा भाग। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द है एसेंट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एसेंट। और इसका मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, अनुमति या सहमति। एसेंट कहते हैं अनुमति को या सहमति को। बढ़ते हैं अपन राजस्थानी शब्दों की तरफ। यहां पर अपनों ने दो शब्द देखे पारिभाषिक शब्दावली के। अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट, एसेंट का मतलब अनुमति या सहमति। अगला शब्द आपके सामने है बीड़, राजस्थानी का। बीड़ क्या होती है? इसमें भी है वो घास तो उगती है, घास उगती है, परंतु अनाज पैदा नहीं होता। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये एक ऐसी भूमि होती है जिस पर भी लगान लिया जाता है, परंतु इस पर लगान लिया जाता है, नहीं लिया जाता था, परंतु इस पर लगान कम होता था। तो उसे क्या कहते हैं? बीड़ भूमि। आपने सुना होगा कि सामान्यतः जो जंगली भूमि होती है उसे बीड़ भूमि कह देते हैं। घास फूस उगती रहती है परंतु अनाज का उत्पादन वहां पर नहीं होता। तो ये भी एक राजस्थानी का शब्द है। उसके बाद अपन अगले राजस्थानी शब्द की बात करें तो एक शब्द है मोरीहाड़ो। मोरीहाड़ो। देखिए, अपने राजस्थान में पहले जो कृषि होती थी वो सामान्यतः बरसात पर निर्भर होती थी ज्यादा। उसके बाद धीरे धीरे नहरों की शाखाएं निकाली गई, नहरों से सिंचाई होने लगी। तो नहरों से जब सिंचाई होती थी तो वो छोटी छोटी नहरें और निकाली जाती थी। तो उनको है वो अपन जो छोटी चीज होती है, बड़ी तो नहर होती है, जो छोटी होती है उसको मोरी कह देते हैं। तो मोरीहाड़ो यानी मोरी से जो खेत सिंचित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोरीहाड़ो खेत है। तो इसलिए जहां पर नहर अप्रत्यक्ष रूप से तो वो नहर से सिंचाई होती है, तो इसलिए नहर से सिंचित खेत ही क्या कहलाता है? सिंचित खेत ही क्या कहलाता है? मोरीहाड़ो कहलाता है। तो इसको यदि आप इस तरीके से समझकर याद करोगे तो याद हो जाएगा। मोरी यानी खेत की नहर की कोई भी एक शाखा निकाल दी और जिससे सिंचाई हो रही है तो उसको अपनों ने मोरी कह दिया, और हाड़ो का मतलब वाला। तो इसलिए नहर से सिंचित खेती ही क्या कहलाता है? मोरीहाड़ो। तो यहाँ पर 4 शब्द अपने कंप्लीट होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो इस क्लास में अपनों ने जो 4 शब्द देखे उनमें सबसे पहला अपेंडिक्स, जिसका मतलब होता है परिशिष्ट या भाग। उसके बाद एसेंट यानी अनुमति या सहमति। बेड़ भूमि जिसमें अनाज पैदा नहीं होता, जिसकी लगान भी कम होती है, घास फूस वहां पर उगती रहती है। उसके बाद मोरीहाड़ो, नहर से सिंचित खेत को ही क्या कहते हैं? मोरीहाड़ो कहते हैं। बढ़ते हैं आगे अपनी मेन क्लास की तरफ। मेन क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे विशेषण। और विशेषण में अपन विशेषण के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। विशेषण के विभिन्न भेदों में अपनों ने गुणवाचक विशेषण देख लिया था। तो विशेषण और विशेषण से संबंधित भेद।
विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये चीज अपन देख चुके हैं। गुणवाचक विशेषण का अध्ययन अपनों ने कर लिया है। अब अपन दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा भेद कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये? यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा या मैं यूं कहूं कि यदि किसी संख्या द्वारा, यहां पर अपन ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी संख्या शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। संख्या संबंधी, सीधे शब्दों में कहें तो संख्या संबंधी विशेषता बतलाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यदि किसी संख्या शब्द द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। यदि उदाहरण देखें, जैसे मेरे पास 2 दर्जन हिंदी पुस्तकें हैं। अब मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास 2 दर्जन हिंदी पुस्तकें हैं। 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन का मतलब 12 और 2 दर्जन का मतलब 24, यानी मेरे पास 24 हिंदी की पुस्तकें हैं। अब यहां पर 24 क्या है? 2 दर्जन क्या है? संख्या है। तो संख्या शब्द और किसकी विशेषता बतला रहा है? हिंदी पुस्तकों की। तो इसलिए यह शब्द कौन सा माना जाएगा? विशेषण शब्द माना जाएगा। और यहां पर अगर एक वाक्य और देखें तो देखिए, पहले मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 दर्जन हिंदी पुस्तकें हैं। जब मैंने आपको कहा कि मेरे पास 2 दर्जन हिंदी पुस्तकें हैं तो इसका मतलब था कि मेरे पास 24 हिंदी की पुस्तकें हैं। अब मैंने आपको यूं कह दिया कि मेरे पास हिंदी की दर्जनों पुस्तकें हैं। अब ये वाक्य है, तो यहां पर मेरे पास कितनी पुस्तक है? दर्जनों पुस्तक है। अब कितने दर्जन है, यहां पर कोई भी निश्चितता नहीं है, अर्थात यहां पर अनिश्चित संख्या दी गई है। तो यहां पर तो थी निश्चित संख्या और यहां पर कौन सी दी गई है? अनिश्चित संख्या। तो संख्यात्मक निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जा सकते हैं। कौन कौन से भेद माने जा सकते हैं? पहले भेद की यदि अपन बात करें तो पहला भेद हो सकता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरे भेद की यदि बात करें तो दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण यानी संख्याओं संबंधी विशेषता बतलाने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
अब संख्याएं निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो संख्याओं की निश्चितता और संख्याओं की अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो सकते हैं। कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन इन दोनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संख्या की निश्चितता होती है, अर्थात निश्चित संख्या वहां पर दी जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिश्चित संख्यावाचक में संख्याओं की निश्चितता नहीं होगी, संख्याओं की निश्चितता कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, अर्थात अनिश्चितता बनी रहेगी। इसलिए वहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखूंगी, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि उस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहां पर अपन बात करते हैं पहले की। एक पहला वाक्य आपके सामने है ऐसे, रामू रामू 2 दर्जन केले लेकर आया। आप विशेषण का चयन करेंगे। पहले मैं वाक्य लिख रही हूं, आप तब तक देखिए, उसके बाद अपन आगे समझेंगे। रामू 2 दर्जन केले लेकर आया। उसके बाद अगला वाक्य है, दिनेश ने 4 कंबल खरीदे। अगला वाक्य है, कृष्ण ने 3 बर्तन दे दिए। उसके बाद राधा ने अपने विवाह में लाखों खर्च किए। एक वाक्य और है आपके सामने, मुकेश 10-15 पेन लेकर आया। ये वाक्य है आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले अपनों ने देखा कि रामू 2 दर्जन केले लेकर आया। 2 दर्जन का मतलब वो 24 केले लेकर आया। संख्या की निश्चितता है, तो यहां पर कौन सा माना जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। दिनेश ने 4 कंबल खरीदे। कितने कंबल खरीदे? 4 खरीदे, यानी निश्चित है, तो यहां पर भी कौन सा माना जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। कृष्ण ने 3 बर्तन दिए। कितने बर्तन दिए? 3 दिए। निश्चितता है, तो यहां पर भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। राधा ने अपने विवाह में लाखों खर्च किए। कितने खर्च किए? लाखों। अब लाखों में 1 लाख थे या 2 लाख? पता नहीं, अब ये पता नहीं है। लाखों खर्च किए, परंतु लाख में 1 लाख है, 2 लाख है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। मुकेश 10-15 पेन लेकर आया। अब कितने पेन लेकर आया? 10-15। अब 10 भी ला सकता है और 15 भी ला सकता है क्या? दोनों तो संभव नहीं है, दोनों तो असंभव है। उसने लिए कितने हैं? या तो 10 लिए हैं
या 11 लिए हैं, यानी 10 से 15 के बीच में वो कितने भी पहने ला सकता है। यहाँ पर क्या है, संख्याओं की अनिश्चितता है, और अनिश्चितता होने के कारण यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा है, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है। और संख्यावाचक विशेषण में अपनों ने देखा है कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक भेद तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या की निश्चितता हो, दूसरा जिसमें अनिश्चितता बनी रहे, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। यहां पर अपनों ने संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेदों का सामान्य अध्ययन कर लिया है, परंतु जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसमें संख्याओं की निश्चितता होती है, उसमें संख्याएं भी अनेक प्रकार की आ सकती है। अब संख्याएं अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो वो कितने प्रकार की हो सकती है और कौन सी हो सकती है, इस आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण की संख्याओं के प्रकट करने के आधार पर ये भी 5 प्रकार का हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हो सकते हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि संख्याओं की निश्चितता 5 प्रकार से हो सकती है। कैसे कैसे? यदि अपन पहले की बात करें तो देखिए, गणनावाचक संख्याएं भी आ सकती है, और जहां पर गणनावाचक संख्याएं दी गई हो तो वहां पर गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। अब दूसरे भेद पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक। ये 5 प्रकार की संख्याएं आ सकती है, अर्थात संख्याओं के रूप के आधार पर, संख्याओं को लिखने के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब गणनावाचक में किस प्रकार से संख्याएं आएगी, अपन गणना यानी गिनती कैसे करते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यदि संख्याएं आती है तो यहाँ पर कौन सा भाग माना जाएगा, कौन सा भेद माना जाएगा, गणनावाचक माना जाएगा। क्रम, अब मान लीजिए कि एक पंक्ति में बहुत से बच्चे बैठे हैं, आपने क्रम से कहा कि भाई इस लाइन में 5वां लड़का आ जाए, 5वां बच्चा आ जाए, तो यहाँ पर क्रम यदि अपन देखें तो क्रम इस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और इसमें आपको मैं बता देती हूं कि पहली, दूसरी, तीसरी इस प्रकार से संख्याएं भी आ सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा भी आ सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी भी आ सकती है। अगर इस प्रकार से क्रम अपन किसी संख्या का बता रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा विशेषण माना जाएगा, कौन सी संख्या मानी जाएगी, क्रमवाचक संख्या मानी जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं आवृत्तिवाचक की। यहाँ पर अपन इनको एक बार हटा देते हैं, अपन 3 को एक बार देख लेते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, देखिए आवृत्ति में गुणा से संबंधित संख्याएं दी जाएगी, जहां पर गुणा करने से संबंधित आ जाए, जैसे मतलब 2 गुना, 2 गुना, तिगुना, तिगुना, चौगुना, चौगुना, इस प्रकार की यदि संख्याएं आ जाए तो वहां पर कौन सा माना जाएगा भेद, आवृत्तिवाचक माना जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी 2 गुनी भी आ सकता है, 2 गुनी भी आ सकता है, तिगुनी भी आ सकता है, तिगुनी भी आ सकता है, चौगुनी भी आ सकता है, इस प्रकार से। तो यहां पर गणना से संबंधित क्या पढ़ रहे हैं अपन,
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं की निश्चितता दी हुई होती है। अब संख्याओं की निश्चितता भी कितने रूपों में प्रकट हो सकती है, कितने प्रकार से प्रकट हो सकती है? 5 प्रकार से। एक रूप तो ये होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक ये हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से भी आ सकता है। और तीसरा होता है आवृत्ति। आवृत्ति में होता है गुणा से संबंधित, यानी दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, पांचगुनी, इस प्रकार से भी आ सकती है, या दोगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार से संख्याएं भी आ सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, 3 अपनों ने देखे हैं। तीन चीजें अपनों ने यहां पर देख ली, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्याओं की निश्चितता कितने प्रकार से आ सकती है? 5। अब तीसरा जो प्रकार अपनों ने देखा था, कौन सा था? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक अपनों ने 2 प्रकार से देखा, दोगुना, तिगुना, चौगुना, दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी, इस प्रकार से संख्याएं आएगी तो वो भी आवृत्तिवाचक। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि वर्तमान में ऊपर की चीजें तो नहीं आ सकती, कंपटीशन तो बड़ा टफ है। और आपको मैं बता देती हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ, नहीं पूछे गए हो तो अपन ये मान सकते हैं कि इतना गहरा प्रश्न नहीं आएगा, परंतु इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है तो आने की पूर्ण संभावना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर जो आवृत्तिवाचक है उसमें गुणा से संबंधित संख्या आएगी, मैंने आपको पहले यही बताया था। अब गुणा से संबंधित ये नाम मैंने क्यों बताया? क्योंकि 2 तो अपनों ने देख ली, दुगुनी, तिगुनी। अगर इस प्रकार से आ जाए दुहरा, तिहरा, चौहरा, अब इस प्रकार की संख्याएं भी गुणा को प्रकट करती हैं। दुहरा का मतलब होता है दुगुना हो जाना। ऐसे वाक्य आ जाए कि उसका बदन तो फूलकर दुहरा हो गया, चौहरा हो गया, तो इसका मतलब दुगुना हो गया, चौगुना हो गया। तो इस प्रकार की संख्याएं भी यदि कहीं पर देखने को मिले तो वहां पर भी कौन सा विशेषण माना जाएगा? आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, या ये संख्या का कौन सा रूप है? आवृत्तिवाचक रूप है। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथे की। तो चौथा भेद अपनों ने कौन सा देखा था? समुदायवाचक संख्याएं देखी थी। तो समुदायवाचक में, एक समुदाय में अपन किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, किस प्रकार से अपन लिखते हैं? तो समुदाय में अपन यूं कहते हैं ना, तुम दोनों यहां से जाओ, तुम तीनों आगे आ जाओ, तुम चारों मिलकर ये व्यवस्था संभालोगे। तो इस प्रकार से अपन जब समूह बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, तो समूह या समुदाय एक व्यक्ति का तो होता नहीं है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस प्रकार से अपन संख्याएं लिखते हैं। तो इस प्रकार से संख्याओं का यदि रूप आ जाए तो वो किस प्रकार में जाएगा? समुदायवाचक में जाएगा। यहां पर अपन देखते हैं अब 5वां। तो 5वां कौन सा बताया था? समुच्चय, समुच्चयवाचक। अब समुच्चय किसका होता है? बहुत बड़ी संख्या का एक साथ मिला देना। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आ जाए शतक शब्द, सचिन ने शतक लगाया, शतक मतलब 100 का समूह है, तो इसलिए वो किस में जाएगा? समुच्चय में जाएगा। उसी प्रकार से दशक आ जाए, दशक यानी इस दशक जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, इस दशक आय में इतनी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से यदि दशक आ जाए तो दशक का मतलब होता है 10 का समूह है, तो ये भी किस में जाएगा? समुच्चयवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से हिंदी में एक नाम आता है सप्तशती, सप्तशती। अब सप्तशती क्या होती है? सप्त का मतलब होता है 7 और शती का मतलब होता है 100, तो सप्तशती या फिर सप्तशती आ जाए, सप्तशती आ जाए। ये सप्तशती
और सतसई दोनों ही 700 से संबंधित होता है। अपन यदि बात करें तो हिंदी में एक कवि है बिहारी, जिसका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वो भी बिहारी से तो परिचित है ही। तो बिहारी जी ने अपना एकमात्र ग्रंथ लिखा था जिसके आधार पर वो प्रसिद्ध हुए, और उनके ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई। अब उस ग्रंथ को बिहारी सतसई क्यों कहा जाता था? इसलिए क्योंकि उसमें 700 से अधिक दोहे थे, इसलिए उसे सतसई कहा जाता था। तो सप्तशती या सतसई का मतलब क्या होता है? 700 का समूह है। तो इस प्रकार से कहीं भी इस प्रकार के समूह बनने की स्थिति प्रकट हो रही हो तो वहां पर अपन उस संख्या का प्रकार कौन सा मानेंगे? समुच्चयवाचक प्रकार मानेंगे। तो दोबारा देख लेते हैं अपन एक बार। देखिए, अपनों ने संख्यावाचक विशेषण का भेद निश्चित संख्यावाचक पढ़ा। निश्चित संख्याएं 5 रूपों में प्रकट की जा सकती है, 5 रूपों में लिखी जा सकती है। किस किस रूप में लिखी जा सकती है? गणना यानी गिनती के रूप में, 1 2 3 4 5 के रूप में, और क्रम यानी पहला दूसरा तीसरा के रूप में, और उसके बाद 3 आपके सामने है। आवृत्ति में दुगुना तिगुना, दुगनी तिगुनी, दुहरा तिहरा, इस प्रकार की संख्याएं आएगी। सारी की सारी संख्याएं किससे संबंधित होगी? गुणा से संबंधित होगी। और समुदाय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम किसी का समुदाय बना रहे हैं तो वहां पर समुदायवाचक होगा। और समुच्चयवाचक में बहुत का समूह है, जब एक साथ लिख दिया जाए तो वहां पर समुच्चयवाचक माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनसे संबंधित एक एक दो दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपकी ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनसे संबंधित ये जो 5 प्रकार है संख्याओं को प्रकट करने के, उनसे संबंधित अपन एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले उसी प्रकार से मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखूंगी, आप स्वयं तय करते जाएंगे कि कौन सा किस में जाएगा या कौन सी संख्या किस प्रकार में जा सकती है। अब आपके सामने वाक्य है ये, देखिए, पिताजी ने अपने, या सीधा यूं कह दें, पिताजी ने कहा कि आप दोनों घर पर ही रहेंगे। दूसरा वाक्य देख लीजिए, राधा के पास आज 250 रुपए है। अगला वाक्य है, महेंद्र इतना मोटा हो गया कि उसका बदन फूलकर दोहरा हो गया। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया। हाँ, तो अपन देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा है। पिताजी ने कहा कि आप दोनों जाइए। दोनों का मतलब 2 का समुदाय, तो कौन सी संख्या आएगी? समुदायवाचक संख्या आएगी। राधा ने कहा कि मेरे पास 250 रुपए हैं। 250 का मतलब सीधी गिनती हो रही है,
गिनती करके बता दिया कि भाई मेरे पास 250 रुपए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? गणनावाचक। इस प्रकार से यदि सीधी संख्याएं आ जाए तो उसमें गणनावाचक होगा। महेंद्र का बदन है वो फूलकर दुहरा हो गया। दुहरा का मतलब दुगुना हो गया, तो इसमें कौन सा आएगा? आवृत्तिवाचक आएगा। गुणा से संबंधित कौन सा आएगा? आवृत्तिवाचक। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया। शतक का मतलब 100 का समुच्चय है। समुच्चय आने पर यहां पर कौन सा हो जाएगा? समुच्चयवाचक आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।